अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा यूएन के ऊपर कि क्या यूएन इज़ बिकमिंग डिसफंक्शनल। ये देखा गया है कि जब भी कोई दो मेजर पावर्स ये जो कि P5 का पार्ट हो, P5 शायद आप जानते होंगे, जिसके अंदर पांच जो मेजर नेशन हैं, जिसके अंदर यूएस है, चाइना है, रशिया है, उसके अलावा फ्रांस है और पांचवें नंबर पे क्या है, यूके। तो ये जो मेजर P5 हैं, जब ये किसी भी मसले के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उस टाइम जो यूएन है वो डिसफंक्शनल हो जाती है, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती। उसकी जो एक मैनिफेस्टेशन है, ये कोल्ड वार इरा था। कोल्ड वार ये वो वार थी जब 1949 से 1991 तक यूएस वर्सेस यूएसएसआर, जो कि जिसको आप सोवियत यूनियन भी कहते हैं, उनके दरमियान जो जंग थी, एक कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था, दूसरा कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा था। इसके दौरान ये जंग चली, जिसके अंदर कोरियन वार हुई, वियतनाम वार हुई, सोवियत अफगान वार हुई। ठीक है, एटम फॉर पीस के ऊपर बात हुई, ईरान इराक वार थी। ये बहरहाल जो जंग थी ये कोल्ड वार के बाद की थी। लेकिन उसके अलावा जो बाकी ऊपर वाली ये जो तीन मेजर जंगें थी, इस दौरान आपको यूएन कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जो दोनों मेजर लीडर्स थे वो आपस के अंदर लड़ रहे थे और यूएन के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो इन दोनों में से किसी को कह सके कि एलो, बस स्टॉप, नाउ यू कैंट मूव फर्दर। लेकिन ईरान इराक वॉर के अंदर जब इराक ने ईरान इराक वॉर थी एक, और एक कुवैत वॉर थी शायद, जब इसके अंदर यूएस ने शायद अपना रोल प्ले किया था और उसने बहुत सपोर्ट किया था टू एंड दिस वॉर। ठीक है, या इसको आप थोड़ा सा ना इसको गूगल कर लीजिएगा, ये शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। जो कुवैत की वॉर थी ना, इराक ने जब कुवैत के अंदर इन्वेड किया था, तो यूएस क्योंकि उस टाइम ग्लोबल पुलिसमैन बन चुका था, तो उसने यहाँ पर कुवैत को बचाने के लिए इराक को बहुत ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पर नेटो फोर्सेस भेजी गई थी और यूएन ने अपना रोल प्ले किया था। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई अपोजिट साइड पे कोई मेजर पावर नहीं थी। लेकिन अब या उस वक्त जो कोल्ड वॉर का इरा, जो दरमियान वाला इरा था, उसके अंदर बहुत सी बार बहुत सी जगहों पे जो यूएन थी वो डिसफंक्शनल हो चुकी थी, वो हाइबरनेशन कंडीशन में जा चुकी थी। अब अगर रशिया यूक्रेन वॉर को देखें तो आप देख लें कि यूए जो रशिया है उसने तीन जो चार रीजन है, फोर रीजन्स ऑफ यूक्रेन, जो इस तरीके से हैं, मतलब कि जिसके अंदर डोनबास वाला रीजन आता है, या इस तरीके से और भी तीन चार रीजन है। उसके ऊपर मैंने एक अपनी वीडियो अलग बनाई है रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर, आप उसे देख सकते हैं। तो वो उसने अनेक्स कर लिया, लेकिन यूएन ने क्या किया, सिर्फ जस्ट कंडेमनिंग रेजोल्यूशन पास की। उसके अलावा जो वोटिंग हुई उसके अंदर भी मेजोरिटी ने जो था वो यूएन जनरल असेंबली ने उसको सपोर्ट तो किया रेजोल्यूशन को, लेकिन फर्दर कोई भी किसी किस्म का एक्शन ना लिया जा सका। बुचा मैस्कर हुआ मार्च के अंदर, जब रशिया ने जो बुचा सिटी था यूक्रेन का, उसके अंदर अटैक किया, तो वहां पर सिविलियंस बहुत से मारे गए, प्रिजनर्स ऑफ वार मारे गए। उसको कहा जाता है बुचा मैस्कर। उसके बाद एक जो रेजोल्यूशन लाई गई थी जनरल असेंबली के अंदर के रिमूव रशिया फ्रॉम ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, लेकिन उसमें 58 नेशंस आउट ऑफ 170 वोटिंग, उसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एब्सटेन किया था, और जो 24 नेशंस थी वो इंक्लूडिंग रशिया, उन्होंने इसके अगेंस्ट गए थे। अब इससे क्या हुआ था, मतलब कि बहुत सी ऐसी नेशंस थी जो कि रशिया के स्टिल साथ खड़ी थी, इवन के वहां पर जितना भी बड़ा इशू हुआ। बेसिक मसला क्या है कि यूएन यहाँ पर अब इस टाइम कुछ भी नहीं कर पा रही। मतलब कि इसको चाहिए था कि जिस तरीके से यूएन का चार्टर है उसके अंदर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के प्रॉपर मैकेनिज्म बने हुए हैं, जिसके अंदर आपने डिप्लोमेसी को यूज़ करना होता है, आपने निगोशिएशंस करनी होती हैं, आपने रिकॉन्सिलिएशन करवानी होती है, आपने मीडिएशन करवानी होती है। उसके अलावा आप गुड ऑफिसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप जो मेजर पावर्स हैं या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो अपना रोल प्ले कर सकती है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अपना रोल प्ले करना ही नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि अपोजिशन के अंदर जो तीन से चार जो मेजर जो P5 के अंदर जो तीन ऐसी नेशंस हैं जो कि अगेंस्ट में है, जिनके अंदर फ्रांस है, जिनके अंदर यूके है, जिनके अंदर यूएस है, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये किसी भी तरीके से निगोशिएशन टेबल के ऊपर जाके बात खत्म हो। ठीक है, तो इस वजह से जो यूएन है
वो एक इस कंडीशन में जा चुकी है कि वो यहाँ पर अब तकरीबन डिसफंक्शनल होती हुई नजर आती है। और ये सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर नहीं है, आप और भी बहुत से ऐसे इश्यूज देखेंगे जिनमें ताइवान हो गया, जिसमें फलस्तीन है, जिसमें कश्मीर है, बोस्निया, सीरिया, लीबिया। जब भी ये कोई छोटा छोटा अगर कोई इशू भी हो, जब उसके अंदर कोई भी एक कंट्री जो कि P5 से बिलोंग करता है वो अगर उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो वो जो इशू होता है वो रेंज से बाहर निकल जाता है, जो यूएन की रेंज है ना उससे वो बाहर निकल जाता है कि उसको अब सॉल्व किया जाए। तो ये अगर इसको कहा जाए कि फॉर द टाइम बीइंग यूएन हैज बिकम डिसफंक्शनल, तो ये कोई बेजा नहीं होगा। फर्दर ये है कि जो यूएन वीटो है वो इट इज मेकिंग द यूएन डिसफंक्शनल। कैसे जी? सो वन लेसन टू ऑफ दिस 1 year old यूक्रेन वॉर इज एब्सोल्युटली क्लियर given the veto system of UNSC. This most powerful apex body as well as all other UN organs become dysfunctional when it comes to conflicts involving one of the permanent UNSC members, the P5. ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो यूएन जो है वो बहुत अच्छे काम कर रही है। मतलब कि आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देख लें, उसके अलावा जितने भी कॉलोनाइजेशन के बाद का जो पीरियड था जिसके अंदर बहुत सी ऐसी नेशंस थी जो कि सरवाइव नहीं कर सकती थी, लेकिन उसका जो एक शायद ट्रस्टीशिप्स काउंसिल था जो कि यूएन का एक ऑर्गन था, उसने बहुत अच्छा काम किया। उसके अलावा आईसीजे ने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस दिए और बहुत बड़े लैंडमार्क किस्म के डिसीजन दिए, ये हम इंटरनेशनल लॉ के अंदर देखेंगे। उसके अलावा और भी जो इकोसॉक है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, करता रहा है। यूएन जनरल असेंबली की वजह से यूएन डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 की रेजोल्यूशन थी वो पास हुई थी। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर यूएन बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले कर रहा है। वो गुर्बत को ख़त्म करने के लिए इसके पीस कीपिंग मिशंस जो अफ्रीका के अंदर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत से अच्छे काम हैं जो कि यूएन कर रहा है। लेकिन जब कभी भी कोई एक मसला इस तरह का आता है जिसके अंदर कोई भी एक मेंबर होता है जो कि P5 से हो, वो इन्वॉल्व हो, तो ये जो मसला इस हद तक बढ़ जाता है कि यूएन बिकम्स जो है डिसफंक्शनल। तो इस चीज़ के लिए जो यूनाइटेड नेशंस के लीडरान हैं, जो सेक्रेटरी जनरल है, या ओवरऑल दुनिया के ऊपर जितने भी लीडर्स हैं जो कि इस चीज़ को जिन्होंने बनाया था, जिनमें ऑफ कोर्स यूएस और वेस्टर्न नेशंस थी, तो उनको चाहिए कि कुछ एक इस तरीके से कोई एक ऐसा जो रास्ता है वो लाजमी निकालें ताकि इस तरह का जो स्टेलमेट है उससे निकला जा सके। तो फॉर द टाइम बीइंग जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इसे जो बेल आइकॉन है इसे प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फॉर द टाइम बीइंग जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।